दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग स्कूल गार्ड की खौफनाक कहानी को नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देख लें, जिससे यह कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, कहानी को शुरू करने से पहले आप सब अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी को सुन रहे हैं। मैं अगली कहानी के अंत में आपका नाम जरूर लूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 4 साल की एक मासूम आत्मा, जिसके भीतर सिर्फ शरारत और मासूमियत भरी थी, जो एक जीते जागते इंसान के आसपास रहकर अपने 21 वर्ष होने तक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके जन्म वाले दिन ही हो गई थी। जन्म के मात्र कुछ घंटों बाद ही। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए उसे मुक्ति 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं मिल सकती। मैं नीलेश इसी नन्ही आत्मा के साथ पिछले 2 सालों से रह रहा हूं। इसकी मां को इंसाफ दिलाकर मैंने ही इसके दुष्ट पिता की आत्मा को कैद किया था और इस नन्ही आत्मा को बुरे रास्ते पर जाने से रोक रहा था, क्योंकि एक बार भी इस नन्ही आत्मा ने अगर किसी का बुरा किया तो उसकी मुक्ति उतनी आसान नहीं रह जाएगी। आस पड़ोस के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ यहाँ एक नन्ही आत्मा भी रहती है, जो मेरे पास बैठकर रोटियां खाती है, मुझसे बातें करती है और मेरे बालकनी के नीचे बने पार्क में खेलती है। कभी कभी मुझसे फरमाइशें भी करती हैं। वो मुझे मामा कहकर पुकारती है, पर ये सब मैं और मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके से गुजरात पैसे कमाने आया हूँ, पर यहाँ आने के शुरुआती दिनों के बाद मैंने कई तरह के मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेली है। कई दिनों तक मैं एक अच्छी और एक बुरी आत्मा दोनों के साथ रहा। फिर मैंने गुरुजी के साथ मिलकर सब कुछ ठीक किया और खुशी खुशी इस घर में दोबारा रहने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, पर आज जब मैं अपने दफ्तर से घर आया तो उस नन्ही आत्मा ने मुझसे जिंदा इंसान के खून की मांग की। मैं जानता हूं वो कोई इंसान नहीं है, जानता हूं मेरी रोटियां उसकी भूख नहीं मिटाती, बस वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ बैठती है। पर है तो उसके भीतर एक बचपन ही, एक मासूम बचपन। उसकी ऐसी बेहुदा मांग पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, मेरी समझ से परे था। काफी देर तक तो मैं खुद को संभालता रहा। उसके बाद दीवार से झांकती उस नन्ही आत्मा, जिसे मैं परी कहकर बुलाता हूं, नन्ही परी जिसको एक दिन आसमान में उड़ जाना है, उसे मैंने अपने पास बुलाया और अपने गोद में बैठाकर बड़े प्यार से उससे पूछा, परी आप ये क्या कह रही है? इंसान का खून थोड़ी ना पीने की चीज होती है। आपको कुछ पीने की इच्छा है तो आप दूध पियोगी। नहीं मामू, रहने दो, मैं जा रही हूं। ये कहकर नन्ही गुड़िया गायब हो गई। मुझे पता है वो कहां गई होगी। वो जरूर बालकनी के नीचे पार्क के झूले में गई होगी, उसकी सबसे पसंदीदा जगह। और थोड़ी ही देर में मुझे झूले के हिलने की आवाज आई। मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया और नीचे परी को देखने लगा। वो मुंह फुलाए झूले पर बैठी थी। उसे इस तरह देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी, पर बात उतनी छोटी भी नहीं थी। किसी इंसान के खून के लालच में तो एक शैतानी चुड़ैल रहती है। फिर मेरी नन्ही परी के मन में ये बात आखिर आई कहां से? काफी देर तक सोचने के बाद भी जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं वापस अपने कमरे में आने के लिए पलटा ही था कि मेरे पीछे मुड़ते ही झूले की आवाज अचानक से बंद हो गई। और मैं जब वापस पीछे मुड़ा तो परी को पार्क के बीचों बीच नीचे मिट्टी में कान गड़ाए लेटे हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के गर्भ से उसे कोई कुछ कह रहा है, कोई जो चाहता है कि वो नन्ही परी से नन्ही चुड़ैल बन जाए। आखिर परी इस तरह जमीन में कान गड़ाए क्या सुन रही है? वो भी उसी जगह जहां गंगा की मिट्टी और अवमंत्रित धागों से परी का शैतान बाप कैद है। क्या शैतान फिर से परी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने अधूरे काम वो मेरी परी से करवाना चाहता है? पर गुरुजी ने तो कहा था कि अनंत काल तक गंगा की पवित्र मिट्टी शैतान की आत्मा को रुलाती रहेगी। वो खत्म तो नहीं होगा, पर उसमें इतनी औकात भी नहीं होगी कि वो वहां से बाहर आए या किसी भी तरीके से किसी और से बात कर पाए। ये शैतान नहीं हो सकता। शैतान की कहानी तो खत्म हो चुकी है। ये कोई और है जो मासूम सी परी की आत्मा को चुड़ैल बनाना चाहती है। मैं चाहता था इस बारे में मैं अपने गुरुजी से बात करूं, पर आजकल वे अधिक बीमार रहने लगे हैं। अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ दिनों तक परी पर नजर रखूंगा और इस गुत्थी को सुलझाने की खुद कोशिश करूंगा। ये मन बनाकर मैं बालकनी से वापस कमरे में लौट आया और खा पीकर सो गया। पर अचानक मेरी नींद सुबह के 4:30 बजे किसी के बुरे तरीके से चीखने की वजह से खुली। गौर से सुनने पर पता चला
आवाज तो मेरे ही फ्लैट के नीचे से आ रही है। कॉलोनी के सबसे अंत में मेरा फ्लैट होने की वजह से लोग इधर कम ही ध्यान देते हैं। मैं दौड़कर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचा तो देखा मेरे आंगन के आगे दूध की नदी बह रही है और कोने में बेचारा दूध वाला बगैर धोती के पड़ा दर्द से तड़प रहा है और बचाओ बचाओ करके मदद की गुहार लगा रहा है। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया और घर के अंदर ले आने की कोशिश करने लगा तो वो और जोर जोर से चीखने लगे और बोले, बाबूजी, मुझे इस घर के अंदर मत ले जाओ, यहां भूत है शिवजी, कसम मैंने देखा है उसे। वो एक छोटी सी चुड़ैल। उसने मुझसे कहा कि कल से दूध न लाकर मैं खून ले आऊं, नहीं तो वो हर दिन मेरे सारे दूध के बर्तनों को पलटकर सारा दूध बर्बाद कर देगी। और उसने ऐसा किया भी। पर जब मैंने उसे गालियां दी तो वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें गहरी नीली और दांत बिल्कुल काले थे। वो हंस रही थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी धोती ही गीली हो गई। और उसी वक्त वो धोती खींचकर अपने साथ ले गई और जाते जाते मुझे ऐसा पटका कि न जाने मेरी हड्डियां कितने जगह से टूटी हों। वो बोलता जा रहा था, बाबूजी, मैं कल से नहीं आऊंगा, आप किसी और से दूध मंगा लेना, चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। इस बात को सुनकर मेरा खून खौलने लगा और मैंने उसे जोर से डांटा। वो चुड़ैल नहीं है, समझे आप, दोबारा उसे चुड़ैल मत कहिएगा, मैं अभी आपका हिसाब कर देता हूं, रुकिए। ये कहकर मैं वापस ऊपर गया और उसके 1 महीने के 1300 रुपए और आज के नुकसान के लिए 500 रुपए और उसके लिए एक तौलिया लेकर आया और उनको सौंप दिया। पैसे गिनते गिनते उसने फिर एक बार मुझे चेतावनी दी, भैया, आप यूपी से हैं ना, तो मैं भी बिहार से हूं। इन अदृश्य शक्तियों से कई बार पाला पड़ चुका है। आपने अपने घर में जिसे पाल रखा है वो चुड़ैल ही है, क्योंकि चुड़ैल ही एकमात्र खून की प्यासी होती है, और वो भी तब जब वो एक बार इंसान के खून का स्वाद पाले। मैंने एक बार और उसे डांट कर भगा दिया। कोई मेरी मासूम सी परी को खूनी चुड़ैल का नाम दे, ये मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। पर परी ने ऐसी हरकत क्यों की? माना कि वो शरारती है। कई बार उसने मेरे घर आई माँ और मेरी बहनों को भी डराया है, पर उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं परी को भी डांटना चाहता था, इसीलिए जब मैं घर के पीछे जाकर बालकनी के निचले हिस्से में पार्क की तरफ गया तो झूले में बैठी मुझे परी की चमकती नीली आंखें दिखाई पड़ी। अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों को देखकर ही महसूस कर पा रहा था कि परी के चेहरे में मासूमियत कम और कुटिलता ज्यादा झलक रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी हरकत देखकर मैं दंग ही रह गया। वो उस दूध वाले की धोती को पकड़ी बैठी थी और उसे सूंघ रही थी। बिल्कुल नाक के पास धोती को ले जाकर वो एक लंबी सांस ले रही थी और कुछ देर तक मदहोश होकर उस धोती से आ रही गंध को महसूस करती। जबकि दूध वाले ने कहा था कि उसने परी को देखकर डर के मारे धोती में ही पेशाब कर दिया था, तो क्या पेशाब की बदबू भी परी को भाने लगी है? हे ईश्वर, मेरी मासूम सी नन्ही परी को ये क्या हो गया है? धोती से आ रही पेशाब की बदबू भी अब नन्ही परी को भा रही थी। उस बदबू को महसूस कर भी वो आनंदित हो रही थी। मैं काफी देर तक उसे लगातार देखता रहा। फिर अपने गुस्से को 80% दबाते हुए मैंने बहुत प्यार से उसे पुकारा, परी, गुड मॉर्निंग, आप आज बहुत जल्दी जाग गई, इधर आइए। मुझे अचानक देख परी घबरा गई और धोती को उसने अपने पीछे छुपा लिया और आंखें मलते हुए बड़े शानदार तरीके से उसने मुझसे झूठ बोला, मामू, मुझे प्यास लगी थी। तभी दूध वाला आया, मैंने उससे जरा सा ज्यादा दूध मांग लिया तो उसने मुझे और आपको गालियां दी। तब मैंने उसका सारा दूध गिरा दिया। मैंने ठीक ही किया ना मामू? मैं जानता था परी उतनी भोली भी अब नहीं रही जितना वो मेरे सामने नाटक कर रही थी। उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया था। मेरे लिए ये सब घटना बहुत दुखदाई था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं परी की मां से किया हुआ वायदा नहीं पूरा कर पाऊंगा। खैर, मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गया। मैं जानता हूं गुरुजी बीमार हैं, पर उनसे बात किए बगैर अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें फोन लगाया 1, 2 और पूरे 25 बार, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। शायद गुरुजी ज्यादा ही बीमार हैं। बुरे वक्त में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे भी उनके पास जाना चाहिए। मैं अगले सप्ताह ही जाऊंगा छुट्टी लेकर, और इसी बहाने माँ और बहन से भी मुलाकात हो जाएगी। मैंने खुद का नाश्ता बनाया और खा पीकर दफ्तर जाने लगा। पर उससे पहले मैं परी से मिलने नीचे पार्क की ओर गया तो इस बार भी मुझे वो जमीन पे सोई हुई और अपने बाएं कान को धरती पे टिकाए मिली। पर इस बार वो मुझे देखकर चौंकी नहीं। उसने मुझसे कहा कि मामू, मैं आज आपके साथ जाऊंगी।
नहीं परी, आप वहां नहीं जा सकती। वहां कोई आपको देख नहीं पाएगा, आप किसी से बातें नहीं कर पाएगी तो आप बोर हो जाएंगी। मेरे ऐसा कहने पर उसके चेहरे में गुस्से की एक हल्की सी लकीर उभर आई। चेहरा नीचे गड़ाए उसने कहा, ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊंगी। मुझे खुशी हुई कि गुस्से में भी सही, पर परी ने मेरी बात तो मान ली। मैं मेन गेट पर ताला लगाकर जैसे ही बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा तो मुझे अपने बाइक के पिछले सीट पर भारीपन महसूस हुआ। जब मैं पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, पर जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, पीछे से मुंह दबाकर हंसने की एक दबी दबी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं समझ चुका था कि परी मेरे पीछे ही बैठी है। वो अब मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही थी। मैंने भी उसे भनक नहीं पड़ने दी कि मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ है। ठंड की सुहानी सुबह थी ये। मैं गीत गुनगुनाकर आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे गाना तक नहीं आता। मैं गलत सलत बोल गाता रहा और खुद पर हंसता रहा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मणिनगर का चौराहा आया। इस जगह पर हमेशा ट्रैफिक की अच्छी खासी भीड़ रहती है। मैंने भी बाइक बंद की और सड़क की मजबूर और लाचार जिंदगी को देखता रहा। कोई नंगे पांव भीख मांग रहा था, कोई 2 रुपए के गुब्बारे बेचने के लिए भी कार वालों को दुहाई दे रहा था। हर दिन इस जगह पर आकर मैं निराश हो जाता हूं, पर अचानक मेरी नजर मेरे बाइक के सामने रुकी कार के पिछले शीशे की तरफ पड़ी। वहां एक लड़का था, 8-9 साल का होगा। वो लगातार मेरी बाइक के पीछे की ओर देख रहा था। उसका चेहरा डर और आतंक से बुरी तरह प्रभावित दिख रहा था। उसकी हरकतें बता रही थीं कि वो जरूर परी को मेरे पीछे बैठा देख पा रहा था। पर परी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि जिससे वो बच्चा इतना डर रहा है। हालांकि परी अभी भी मेरे लिए अदृश्य ही थी। थोड़ी ही देर में ट्रैफिक हटा और सभी गाड़ियां स्टार्ट हो गईं। मैंने जैसे ही बाइक आगे बढ़ाया, उसी वक्त पीछे सुनाई पड़ी एक चीत्कार जो उस 8-9 साल के लड़के की थी। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे वो लड़का अपने गाल पे हाथ रखे हुए मिला। इसका मतलब परी ने जाते जाते उस लड़के को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस वक्त तो मैं वहां ठहरा नहीं, बाइक की स्पीड बढ़ाकर मैं वहां से निकल गया। पर थोड़ी ही देर बाद एक सुनसान सड़क के पास आकर मैंने बाइक रोकी और साफ साफ कहा, परी, मैं जानता हूं आप यही हो मेरे पीछे। और मेरे इतना कहते कि वो मुझे दिखाई देने लगी और बोली, मामू आप तो बहुत तेज हैं। पर इस वक्त मुझे उस पर कोई प्यार नहीं आ रहा था। मैंने बहुत गुस्से में उससे पूछा, परी तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चैन से रहूं? या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे 21 वर्ष होने पर तुम आराम से मुक्त हो जाओ? तुम्हें क्या हो गया है बच्चा? क्यों ये सब हरकतें कर रही हो? क्यों तुम उस धोती को सूंघ रही थी जिसमें दूध वाले ने पेशाब कर दिया था, वो भी तुम्हारे डर से? क्यों तुमने उससे खून की मांग की? क्यों कार वाले बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा? आखिर क्यों? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे अलावा भी किसी और से बात कर रही हो? क्या कोई तुम्हें ये सब करने के लिए कहता है? सच सच बताओ परी, क्या बात है? मैंने देखा परी मेरी डांट सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल मेरी पहले वाली परी थी, जो मेरे डांटने के बाद भी मुझे गले से लगा लेती है। मैं प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगा। फिर उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। उसने कहा कि मामू, एक दिन जब मैं झूला झूल रही थी तब मुझे किसी ने पुकारा, और जब मैंने उस आवाज की तलाश की तो मुझे समझ आया कि ये आवाज तो पार्क में एक जगह धरती के भीतर से आ रही थी। मैंने सुनने के लिए कान गड़ाए तो उस आवाज ने मुझसे कहा कि मैं उसकी बात मानूंगी तो वो मुझे बहुत सारी शक्तियां देगा, और उन शक्तियों के आ जाने के बाद मैं जल्दी ही अपनी इच्छा से मुक्त हो जाऊंगी और जल्द ही इंसान के रूप में वापस जन्म लूंगी। पर इसके लिए मुझे हर दिन किसी इंसान का खून पीना होगा और लोगों को डराना होगा। पर मामू, मैंने उसकी बात नहीं मानी और वहां से कमरे में आ गई। पर वो आवाज बार बार मुझे अपने पास बुलाती है। वो कहती है कि उसने ही मेरे उस बुरे पिता को शक्तिशाली बनाया था और वो मुझे भी उन्हीं के जैसे बनाना चाहती हैं। मैं कई दिनों तक उस आवाज से भागती रही, पर एक दिन जब सब्जियां काटते वक्त आपकी उंगलियां कट गईं और खून की बूंदें फर्श पे गिरी तो चुपके से मैंने उसे चाट लिया। और मामू, मुझे खून का स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसे चाट कर मुझे लगा कि मैंने सचमुच कुछ खाया हो। उसी दिन से मुझे खून पीने की इच्छा हो रही है। और उस धरती से आ रही आवाज ने ही मुझसे कहा था कि किसी को डराने के बाद अगर उसके जिस्म से निकले गंध को मैं महसूस करूं तो मेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ये क्या कह रही हो परी? कोई तुमसे ये सब बुरी हरकतें करवा रहा है और तुम कर भी रही हो। तुमने एक बार भी अपनी मां के बारे नहीं सोचा। मुझे पता है परी, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कोई भी भुला सकता है,
पर कम से कम ये सब बातें तुम्हें मुझे बतानी तो चाहिए। तुम जानती हो पूरी कहानी कि मैंने कितना कुछ झेला है। अब वादा करो कि तुम उस आवाज की बातें बिल्कुल नहीं सुनोगी। मैं जल्द से जल्द उस आवाज को खत्म करूंगा। तुम अब घर चली जाओ, परी शाम में मैं आकर तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगा। ठीक है, कहकर परी मेरी नजरों से ओझल हो गई और मैं ऑफिस के लिए आगे बढ़ गया। ऑफिस में मैं दिन भर इसी बात को सोचता रहा कि ये कौन है जो परी से बातें कर रहा है। परी ने कहा कि उस आवाज ने कहा है कि उसने ही उसके कमीने बाप को शक्तिशाली बनाया था। इसका मतलब परी का बाप, जिसका नाम अजय था और जो तंत्र मंत्र की विधाएं सीखता था, कोई है जो उस शैतान अजय को शैतानी शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय देता था। यह धरती के गर्भ से आती आवाज उसी शैतान के गुरु की है जिसने अजय को शैतान बनाया, और अब वो मेरी नन्ही परी को भी शैतान बनाना चाहती है। वो जो कोई भी है, अगर मुझे अपनी नन्ही परी को उसकी बुरी करतूतों से बचाकर रखना है तो मुझे इस शैतानी गुरु को तलाशना ही होगा। पर कैसे? शायद इसके लिए मुझे वापस एक बार पीछे मुड़ना होगा। हे भगवान, न जाने मेरे जैसे एक साधारण लड़के को और क्या क्या झेलना होगा। ऑफिस में दिन जैसे तैसे बीता। उसके बाद मैं सीधा घर आया, पर आश्चर्य से घर तो खुला पड़ा था, जबकि परी को तो घर में घुसने के लिए किसी दरवाजे की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि उसे पता है कि घर की चाबियां कहां रहती हैं। घर के अंदर जाते ही मैं एक बार और चौंक गया। पूरा घर उथल पुथल और साथ में ही घर में हर जगह खून के छींटे पड़े थे। ये क्या हुआ मेरे घर में? और ये खून के निशान किसके हैं? मेरे अलावा तो इस घर में और कोई दूसरा जिंदा इंसान नहीं रहता। फिर ये खून किसका हो सकता है? यही सब सोचता मैं बदहवास सा पूरे घर के भीतर इधर उधर भाग रहा था और खून के निशानों का पीछा करते करते मैं ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा, जहां कोई इंसान जो मेरे बिस्तर पर औंधे मुंह गिरा हुआ था और मेरे चादर पे हर जगह खून के धब्बों के निशान बने हुए थे। किसी ने बड़े बेरहमी से मारा है उसे। पर कौन हो सकता है जो एक अनजान व्यक्ति को इस तरह मेरे घर पे आकर मारेगा? मैंने परी को आवाज लगाई, हर कमरे में ढूंढा, नीचे पार्क में ढूंढा, फिर बालकनी में भी ढूंढ आया, पर वो लापता थी। खैर, उसे ढूंढने से ज्यादा जरूरी था उस जख्मी इंसान को अस्पताल पहुंचाना। मैं जानता हूं वो जिंदा तो है, पर बुरे हालात में। उसके दर्द ने उसे बेहोश कर दिया है, पर कभी कभी वो अचानक होश में आता और दर्द में बुरी तरह कराहता। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब मेरे बिस्तर पे ही उसके शरीर को सीधा किया गया तो मुझे साफ साफ दिखा उसका घाव, जो कि उसके गले में था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले में दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी लिया हो। बहुत ही भयानक था यह नजारा। मैं उस इंसान को जानता नहीं था, पर उसके पर्स में उसका आधार कार्ड मिला, जिसमें उसका नाम था सुमित और उम्र 30 वर्ष। किसी तरह उसका इलाज शुरू हुआ। उसे भारी मात्रा में खून की जरूरत थी, पर शुक्र है कि अस्पताल के पास उस वक्त खून उपलब्ध था। मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर अस्पताल वालों को देकर घर आ गया और ये भी बता आया कि इस आदमी को होश में आने के बाद इसे जाने मत दीजिएगा जब तक कि मैं नहीं आ जाता। मुझे उससे पूछना है कि वो मेरे घर के अंदर कैसे आया और क्यों आया, और उसकी ये हालत किसने की। अस्पताल से घर तक आने का रास्ता महज 15 मिनट का ही था। ठंड की कड़कड़ाती रात थी। मैं पैदल ही निकल पड़ा और रास्ते भर में सोचता रहा कि ये कौन था जिसको मेरे घर में इतने बुरे तरीके से चोटें लगी। ये क्यों मेरे घर आया था? पर यह तो तय था कि उसे परी ने ही घर के अंदर बुलाया होगा, क्योंकि सिर्फ वो ही एकलौती है जो जानती है कि घर की चाबियां पार्क के ही झूले में कहीं फंसा कर आता हूं मैं। तो क्या परी ने ही इस अजनबी की ये हालत की? क्या मेरी मासूम सी परी इतनी खतरनाक भी हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी सुबह ही तो परी ने मेरी बात मानी थी। कितने मासूमियत से उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे साथ साथ किसी और के भी पांव दबा दबा कर चलने का एहसास हुआ। मैं जानता था ये परी हो सकती है। मैंने अपनी चाल तेज की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं और परी से बैठकर बात करूं और सारी जानकारी लूं। घर के अंदर जाते ही मैंने परी को आवाज लगाई कि वो मेरे पास आए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था, पर मेरी परी तो कभी ऐसा नहीं करती। वो हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी। मैंने झूले की ओर देखा तो वो भी वीरान पड़ा था। आज पार्क की खूबसूरती भी मनहूस सी लग रही थी मुझे। खैर, आज खाने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने मां को फोन लगाया
और उनसे कहा कि मैं परसों की ट्रेन पकड़कर झारखंड आ रहा हूं गुरुजी से मिलने। माँ खुश हो गई। माँ को मैंने घर में हुई घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। सुबह मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और बुलाया गया। रात में ही सुमित को होश आ गया था। मैं बगैर नहाए धोए सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने देखा सुमित अपने होश में था। उसकी गर्दन में पट्टियां बंधी थी और बेड पर बैठकर वो सूप पी रहा था। सामने उसकी माँ थी शायद, जो लगातार उसकी सेवा में लगी थी। मैं उसके पास जाकर एक टेबल पर बैठ गया और उससे पूछा, कैसे है आप अभी? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। मैंने पूछा कि आप बताएंगे कि कल क्या हुआ था? आप क्यों मेरे घर आए थे और आपकी ये हालत किसने की थी? इसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मेरे सवाल पूछने के बाद मैंने देखा कि वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, जैसे वो भी महसूस कर पा रहा था कि कोई हम सबके साथ है, जो खुद को दिखाना नहीं चाहता। पर उसकी उपस्थिति मैं महसूस कर पा रहा था। वो परी थी। रह रहकर उसकी पायल की आवाज बज उठती। सुमित ने मुझसे अपने घर चलने को कहा। आधे घंटे में ही हम सब उसके घर पहुंच चुके थे। उसकी माँ ने उसे उसके कमरे के बिस्तर पर लिटाया और मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं उसके पलंग के पास पड़े कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद उसने बताना शुरू किया, नीलेश जी, कल सुबह लगभग 5:30 बजे दूध वाला मेरे घर आया और दूध देते वक्त उसने मुझसे कहा कि वो कल से मेरे लिए आधा किलो दूध ज्यादा ले आएगा, जो कि मैंने ही उससे कुछ दिनों पहले कहा था, क्योंकि इसी हफ्ते मेरी पत्नी अपने मायके से घर वापस आ रही है। वो डिलीवरी के लिए अपने मायके गई हुई थी। अब वो मेरे 2 महीने के बच्चे के साथ वापस घर आ रही है, इसलिए दूध की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पर उस वक्त उसने ना नुकुर करके मेरी बात टाल दी थी। पर अब खुद से ऐसा बोल रहा है, इस बात पे मैं थोड़ा हैरान हुआ तो उससे पूछा कि क्यों भाई, अब क्या तुम्हारी गाय ज्यादा दूध देने लगी है? तो उसके बाद उसने मुझे आपके घर में सुबह दूध वाले के साथ जो घटना घटी थी वो बताया, और बताया कि कल से वो आपके घर दूध देने नहीं जाएगा। वहां कोई नन्ही चुड़ैल है जो खून पीना चाहती है, इसलिए आपके हिस्से का दूध मुझे दे दिया करेगा। सच कहूं, उसकी बात पर मुझे बहुत हंसी आई। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं आपके घर जाऊंगा और चुड़ैल से मिल आऊंगा। मैंने ही उससे आपके घर का पता पूछा और दोपहर के बाद मैं आपके घर की तरफ निकल पड़ा। सोचा कि आपके घर के बारे में दूध वाला जो अफवाह फैला रहा है वो आपको बताऊं। पर आपके घर के पास पहुंचकर मैंने देखा कि गेट का मुख्य द्वार बंद है। मैं वापस मुड़कर जाने ही वाला था कि अंदर से मुझे किसी के पैरों में पायल के बजने की आवाज आई। मैंने पूछा, कोई है क्या अंदर? तो उधर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, हाँ मैं परी हूं मामू, अभी आने वाले हैं, आप अंदर आ जाइए, मैं चाबियां फेंकती हूं। इतना बोलने के साथ ही दरवाजे के ऊपर से चाबियों की एक जोड़ी मेरे ऊपर आ गिरी। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया और उस परी को ढूंढने लगा, पर वो मुझे नहीं दिखी। फिर मुझे दोबारा पायल की आवाज आई और मैं उस दिशा में आगे जाने लगा। घर के अंदर जैसे ही मैं हॉल तक पहुंचा कि आपके घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस अचानक हुई घटना ने मुझे डरा दिया। मैं हक्का बक्का रह गया। तभी मेरे सामने एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची आई। पहले वो मुझे देख मुस्कुराते रही और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मासूम सी बच्ची अचानक मुझे खतरनाक लगने लगी। उसकी आंखों का रंग गहरा नीला पड़ने लगा और उसके दांत भी काले हो गए। उसके चेहरे पर कई सारे पुराने जख्मों के निशान उभरने लगे और उन निशानों को फाड़कर कई तरह के कीड़े बाहर आने लगे, रेंगेने वाले सफेद कीड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, उन कीड़ों ने मुझ पर हमला किया और मैं भागता रहा। भागते भागते मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा तो फिर ऊपर वाले कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। मैंने देखा वो छोटी चुड़ैल बिस्तर पे बैठी थी और उसके दांत पहले से ज्यादा बड़े हो गए थे। इस तरह जीवन में पहली बार किसी नन्ही चुड़ैल को आंखों के सामने देखकर मैं अपने होश खोने ही वाला था कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़कर आई और मेरे कंधों पर बैठकर अपने काले लंबे दांत मेरे गर्दन पर गड़ा दिए। खून का फुब्बारा मेरे गर्दन से बहने लगा और फिर इतना ही बोल पाए थे सुमित मुझे कि तभी जिस लकड़ी के पलंग में वो लेटे हुए थे वो पलंग भयंकर चरमराहट के साथ ऊपर हवा में लटक गया। ये सब बिल्कुल अचानक हुआ। वो पलंग से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, नन्ही चुड़ैल यहां भी आ गई। और मैं बस अवाक था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी कमरे में परी की एक नई और भयंकर गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, मैंने बोला था ना मामू को मत बताना। मैं चंद मिनटों तक सोचता रहा,
मेरे आंख सब कुछ देखकर भी वास्तविकता को यकीन नहीं कर पा रही थी। दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि ये भोली सी आत्मा मेरी नन्ही सी परी कर रही है। पर जब सुमित की चीखें मेरे कानों में लगातार पड़ती रहीं, यकायक मैं वर्तमान में लौट आया और जोर से आवाज लगाई, परी छोड़ो उसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मेरे इतना कहने के तुरंत बाद पलंग धीमे गति से वापस नीचे आ गई। इसका मतलब परी पर मेरी बातों का असर था। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पर डर और आतंक से सुमित बेहोश हो चुका था। मैं अपने लड़खड़ाते कदमों से वापस घर की तरफ आ गया। रास्ते भर मुझे मेरे कदमों के पीछे पीछे पायल के बजने की आवाज आती रही। मैं घर में घुसते ही फर्श पर नीचे ही बैठ गया। मैं बहुत दुखी था। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, पर एक पुरुष आसानी से यह भी नहीं कर पाता। मैं बस हताश था। जो भयानक पल परी ने मुझे दिखाए, मैंने ऐसे पलों की कल्पना तक नहीं की थी। मैं तो नहीं रो पाया, पर मेरे पास ही मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। ये सिसकियां मेरी परी की थीं। फिर धीरे से आवाज आई, मामू, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो रहा। मुझे बचा लीजिए मामू। आवाज में मासूमियत थी, सच्चाई थी। मैं जानता था नन्ही परी किसी के बुरे जाल में फंस रही है। हे काली मां, मुझे रास्ता दिखाइए। इस मासूम सी आत्मा पर हैवान सवार है। उस बुरे तांत्रिक से इसे बचाइए। परी आप डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद परी धीरे धीरे मुझे नजर आने लगी। मेरी नन्ही सी परी, मासूम सी एक चीज। इस नन्ही आत्मा से मुझे इन 2 सालों में इतना लगाव हो गया है कि कभी कभी मैं सच में चाहता हूं कि ये कभी मेरे आंखों से दूर न जाए। हमेशा इसके नन्हे कदम मेरे घर में यूं ही घूमते रहे। धीरे धीरे नन्ही परी मुझे दिखने लगी। वो रसोई की दीवार के कोने से सर निकाले मुझे झांक कर देख रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो नन्हे नन्हे कदमों से मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। मैं उसे गले से लगाकर खुद भी रो पड़ा। बहुत देर तक हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए रखा। मैं बस अपनी नन्ही परी की मासूमियत को महसूस करना चाहता था। खैर, अब वक्त भावुक होने का नहीं, हिम्मत और साहस जुटाकर सब कुछ ठीक करने का है। मैंने परी को गोद में बैठाया और उसे बताया कि मैं कल अपने घर जा रहा हूं, अपने गुरुजी से मिलने। वो बीमार है, इसलिए वो खुद यहां नहीं आ सकते, पर मैं उनके पास जाकर सब कुछ ठीक करने के उपाय ढूंढ लाऊंगा। बस तब तक तुम्हें खुद को संभाल कर रखना होगा। वादा करो मेरे आने तक तुम सिर्फ पूजा वाले कमरे में ही रहोगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि उस कमरे तक किसी शैतान की आवाज तो क्या, शैतान को छूकर गुजरने वाली हवा भी नहीं पहुंच सकती। मैं जल्द से जल्द वहां से वापस आऊंगा और उस शैतान के गुरु को हम खत्म करेंगे, जो पार्क की मिट्टी के भीतर से तुम्हें पुकारती है और तुम्हें बुरे काम करने के लिए मजबूर करती है। परी ने खुशी खुश मेरी बात मान ली और मैं अगले ही दिन अपने गुरुजी से मिलने निकल पड़ा। हालांकि मन में एक डर जरूर था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा। पता नहीं मेरे यहां न रहने पर इस घर में और क्या क्या हो जाए, पर जाना तो जरूरी है। 2 दिनों बाद गुरुजी सच में बहुत बीमार थे, पर मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और लड़खड़ाते होठों को हिलाकर बस इतना ही बोल पाए कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम यहां एक दिन भी मत रुकना, सीधे भागलपुर निकलो। वहां जाकर तलाश करो अजय को, सब कुछ मिलेगा वहां। बस किसी को बताना मत कि वो मर चुका है। उसकी जिंदगी के एक एक पर्चे को खोलना, उसके जीवन की कहानी को ध्यान से सुनना और गौर करना। उन कहानियों में ही छुपी होगी एक खतरनाक अघोरी की कहानी। उसके बाद के रास्ते तुम्हें खुद तय करने होंगे। मैं अब और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरा अंत निकट है। परी के 21 वर्ष होते ही मैं उसे स्वयं लेने आऊंगा। मुझे पता है आगे की लड़ाई तुम खुद लड़ लोगे। गुरुजी ने आंखें बंद की हमेशा के लिए। गुरुजी की मौत ने मुझे एक दुखद सदमा दिया। मैं अब काफी अकेला पड़ चुका था, पर जाते जाते गुरुजी ने मुझे आगे की राह जरूर दिखा दी थी। मैं उसी शाम, जब हम सब गुरुजी को शमशान की अग्नि में सुला आए, उसके बाद मैं सीधे भागलपुर बिहार की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह तक मैं भागलपुर पहुंच चुका था। मैं पहली बार बिहार आया था। मुझे लगा था भागलपुर एक छोटा सा गांव होगा, पर मेरे विचार से उलट भागलपुर स्वयं ढेर सारे गांव को अपने भीतर समेटे हुए था। मैं अब कहां कहां जाकर अजय की तलाश करूं। अजय, जो कि मेरी नन्ही परी का शैतान बाप था, जो मर गया और जिसकी आत्मा भी कैद है गंगा की मिट्टी में, पर उसकी काली परछाई आज भी नन्ही परी को तबाह कर रही है।
मैं चिंता से भर उठा। आखिर इतने सारे जगहों पर शैतान के गुरु को ढूंढने में तो काफी वक्त लग जाएगा। तब तक मेरी परी अकेली कैसे रहेगी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए या उसके द्वारा किसी और का बुरा ना हो जाए। मैं निराश था और भूखा भी। इन सब में सबसे ज्यादा मैंने भूख को तवज्जो दी और भागलपुर बस स्टैंड से बाहर निकलकर एक छोटे से होटल में जा बैठा। मछली चावल ऑर्डर कर दिया। होटल के आगे एक पान की दुकान थी जिस पर एक बहुत ही पुराना सा पोस्टर लगा था, शायद किसी के गुमशुदगी की। एक इंसान की फोटो भी थी उसमें, पर दूरी ज्यादा होने की वजह से मैं फोटो वाले का चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर उस तस्वीर में कुछ तो था जो बरबस मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने जैसे तैसे खाना खत्म किया। मुझे जल्दी थी उस तस्वीर को गौर से देखने की। इसी जल्दबाजी में मैंने मछली का कांटा भी गले में फंसा लिया और उल्टियां करते करते सीधे पान की दुकान के पास पहुंचा। मैं नीचे झुका उल्टी कर रहा था और फिर जब उल्टी बंद होने के बाद मैंने अपने सर को ऊपर उठाकर खुद को खड़ा किया तो सामने शैतान खड़ा था। शैतान अजय, वही नीली आंखें, वही शैतानी मुस्कान। पर तसल्ली ये थी कि ये उसकी तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था लापता। वक्त की धूल ने उस तस्वीर पर अपनी छाप छोड़ रखी थी। फिर भी उस धूल को चीर कर भी मैं पहचान सकता था ये वही शैतान है। उसकी बहशी नीली आंखें मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने जल्दी से उस कागज के फोटो को अपने हाथों से साफ किया। अब मुझे लापता के नीचे छोटे छोटे और भी कई सारे शब्द दिख रहे थे। ढूंढ कर लाने वाले को या पता बताने वाले को ग्राम पंचायत की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा। इसमें एक तारीख भी थी जो आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले की थी। खैर, इस पोस्टर ने मेरे बहुत से काम को हल्का कर दिया। अब मुझे यहां से सीधे राधानगर जाना है। आसपास पता कर मैं वहां से राधानगर की ओर निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं राधानगर पहुंच चुका था। आसपास मुझे कई जगहों पर भी अजय के लापता होने के पोस्टर मिले और जितनी बार भी मैं उसे देखता मेरे अंदर का क्रोध बाहर आने के लिए आतुर हो उठता। खैर, वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले गांव के मुखिया से मुलाकात की और अपने परिचय के तौर पे मैंने उन्हें बताया कि मैं बाल भारती स्कूल का एक नया कर्मचारी हूं, जहां अजय जी आज से 8-9 साल पहले काम करते थे। फिर अचानक वो कहीं गायब हो गए। भगवान ही जानते हैं वो कहाँ हैं। पर स्कूल के हिसाब किताब के अनुसार वे स्कूल से पूरे 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते थे। पर जब लंबे समय तक वे या उनके परिवार का कोई सदस्य पैसे लेने नहीं आए तो स्कूल प्रबंधकों ने मुझे पैसे लेकर अजय जी के परिवार के पास भेजा है। क्या आप बता सकते हैं उनका परिवार कहाँ रहता है? पैसे मिलने के नाम पर गांव के मुखिया के भीतर का लालच जाग गया और उसने बेशर्मी से कहा, आप जो कोई भी है, हम आपको उनके परिवार से मिलवा देंगे, पर पैसे आपको यही जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे तलाशने में मैंने अपने जेब से बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। हे भगवान, इस शैतान ने मरकर भी मुझसे 10,000 रुपये ले लिए। अपने ही फेंके जाल में मैं खुद फंस चुका था। खैर, मैं उन्हें 5,000 रुपये देकर ये कहकर पीछा छोड़ा आया कि बाकी के पैसे मैं उनके परिवार को ही दूंगा, नहीं तो स्कूल वाले मुझे जिंदा जला देंगे। मुखिया जी के घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर ही शैतान अजय का घर था। मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में मुश्किल से शायद एक कमरा और एक रसोई होगा। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। उसकी वेशभूषा बता रही थी कि वो विधवा औरत है। मुझे देखकर ही न जाने क्यों उसने एक गहरी लंबी सांस खींची और मुझे अंदर आने को कहा। मैं उस घर के अंदर गया तो वहां अंदर एक बुजुर्ग आदमी भी था। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों को मेरा ही इंतजार था। पर ये लोग मुझे कैसे जान सकते हैं? मैं अभी इस उधेड़बुन में उलझा ही था कि उस औरत ने काफी विनम्रता से मुझसे कहा, भैया आप गुजरात से आए हैं ना? पिछले 2 सालों से मुझे सपना आ रहा था कि कोई गुजरात से आएगा जिसकी मुझे मदद करनी है और वही आदमी मेरे पति की आत्मा को मुक्त करेगा। पति मतलब आप अजय की पत्नी हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। और ये सारी बातें आपको पहले ही सपने में ही पता चल गया था? जी, मुझे सब पता है। मेरे पति एक बुरे इंसान हैं। उनकी मृत्यु भी हो गई, पर उनकी आत्मा तब तक तड़पेगी जब तक मेरे द्वारा आपका भला ना हो जाए। पर गांव वाले ये सब नहीं मानते। उन्होंने हमें समाज से बेदखल कर दिया है क्योंकि मैंने विधवा का रूप धारण किया है। मेरे ससुर जी मेरी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये जानते थे अपने बेटे की खतरनाक चाहत। आप कहिए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूं? मैंने देखा शैतान की पत्नी रो रही थी। उन लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। मैंने उस औरत के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए
पहले तो वो लेने से मना करने लगी, पर बाद में अपने बूढ़े ससुर की बीमारी की चिंता में उसने पैसे ले लिए। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि शायद आपके सारे सवाल भी मुझे मालूम है, बस आज की रात आप रात होने तक का इंतजार कीजिए। शाम को ही हम कजरैली गांव जाएंगे, वहां मिलेगा आपको इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक। उस छोटे से घर में ही उन्होंने मेरे लिए आराम करने की व्यवस्था की और मैं थका होने की वजह से ही सो गया। पर शाम में उन्होंने मुझे जगाया और अपने साथ कजरैली गांव चलने को कहा। मैं कपड़े बदलकर उनके साथ निकल गया और कजरैली गांव पहुंचने तक अंधेरा घिर आया था। हम गांव के भीड़ भाड़ से अब सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। मैं कई सारे सवाल करना चाहता था उनसे, पर उन्होंने कहा था कि आज जो वो मुझे दिखाना चाहती है वो मैं देख लूं, उसके बाद वो मेरे हर सवाल का जवाब देंगी। इसलिए मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। करीब 10 बज रहे होंगे। हम कजरैली शमशाम घाट के पास पहुंच चुके थे। दूर से ही शमशाम घाट का भयावह रूप दिख रहा था। 2-3 चिताएं भी जल रही थीं, पर थोड़ा और पास जाने के बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ भी दिखी। अब उस विधवा औरत ने मुझे थोड़ा सतर्क होकर उन लोगों के पास जाकर उनको देख आने को कहा, पर बगैर आवाज किए वहां से वापस लौट आने को भी कहा। वो थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं जानता था लोगों की टोली में कुछ तो हो रहा है, पर क्या ये देखना चाहता था? मैं पांव दबाकर उन लोगों के इतने पास चला गया कि उनको अच्छे से देख पाऊं, और खुद को छुपाने के लिए मैं एक पेड़ की आड़ में छिप गया। मैं देख पा रहा था कि उन लोगों के समूह का एक सरदार था जो पत्थरों के ऊपर अपनी कुर्सी बनाए बैठा था, और लगभग 4 लोग थे जो बिल्कुल निर्वस्त्र थे और बारी बारी से जाकर जल रही चिताओं के पास से कुछ उठा लाते और अपने सरदार के समक्ष पेश कर देते। सरदार छप छप की आवाज करते हुए उन चीजों को खा रहा था और बचने पर उन चारों में भी बांट रहा था। लोगों से घिरा होने की वजह से मैं उस बीच में बैठे सरदार को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, पर वे लोग जो खा रहे थे उस चीज से धुआं उठता हुआ मैं देख पा रहा था। तभी उनमें से एक ने सूखी लकड़ियों को एक जगह जमा कर उनमें आग लगा दी। रोशनी फैल गई। उसके बाद मैंने जो देखा वो मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। वे 4 लोग बारी बारी से जाकर शमशान में जल रही लाशों के अधजले शरीर का कोई एक हिस्सा ले आ रहे थे, और उनका सरदार जो खुद भी नंगा था उन्हीं अधजले मांस को छप छप की आवाज के साथ खा रहा था। सोचिए कैसा नजारा होगा ये। मैं बेहोश होने ही वाला था, पर तभी मुझे याद आया कि मैं यहां अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक स्त्री है जिसे सही सलामत मुझे उसके घर तक ले जाना है। मैं बेहोश नहीं हो पाया, पर अभी अभी मेरे आंखों ने जो देखा उस घटना ने मेरे पैरों को कमजोर बना दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे जाने लगा। दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया उनका नाम है शुभेंदु सिन्हा। शुभेंदु सिन्हा जी, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।